सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हमारे मुल्क के बारे में कहा जाता था कि नेवर अ डल डे, और यहाँ पर न्यूज़ साइकिल बहुत तेज़ होता है। और फिर मेरे ख़्याल में तमाम दुनिया के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने दुआएं की कि उनको भी कुछ मटेरियल मिले जिसके बाद अब इंटरनेशनल न्यूज़ का भी साइकिल जो है वो बहुत तेज़ हो गया है। हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि किसी मुल्क में सिविल अनरेस्ट हो गया, किसी मुल्क में किसी दूसरे ने हमला कर दिया। सो अब तो बल्कि मतलब आप जब थोड़ा सा बर्ड आई व्यू से देखें तो पाकिस्तान कदरे जो है वो आपको लगता है कि ठहरा हुआ है। बाकी दुनिया में तो बहुत ही ज़्यादा कुछ हो रहा है। सर बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है और इस ठहराव के हम साथ हैं कि यहाँ पे मामलात जो हैं उसी तरह रहें कि मतलब हमारी सबसे आप कहें अगर बड़ी खबर जो लोगों ने शायद फॉलो नहीं की वो ये कि हमें नई गैस मिल गई। तो सर आप सबको मुबारक हो इसके ऊपर। अगेन हम कुतुब, जैसे मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, इसके ऊपर हम ज़रा और डेटा कलेक्ट करके इसको हम किसी दिन और कर लेंगे। और लेकिन सर ज़रा इंटरनेशनल भी नहीं चलते, ग्लोबल चले जाते हैं। क्योंकि सर एक ग्लोबल खबर जो है वो आई है। ख़बरें जो हैं वो एक शहरी नौयत की होती हैं, एक डोमेस्टिक नौयत की होती हैं, एक नेशनल नौयत की होती हैं, फिर एक ग्लोबल नौयत की होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी हुकूमत की तरफ से एक बड़ी महीनों से एक ड्रग वॉर के ऊपर एक कैंपेन जारी की हुई थी, जिसके अंदर जो सी रूट से ड्रग जो थी जो अमेरिका में आती थी उसके ऊपर एक बाकायदा अटैक था। उसके ऊपर भी बहुत तनकीद थी। वो इस नौयत की थी कि आप विदाउट वार्निंग, विदाउट ड्यू प्रोसेस जो है वो छोटी शिप्स ही उड़ा देते थे टारगेट प्रिसीजन के साथ। अब उसमें दो मेजर कंट्रीज़ जो हैं उनका नाम बड़ी देर से जो था वो बज रहा था, जिसमें से एक मेक्सिको है जो कि एक पुराना एक ड्रग एफिलिएटेड कंट्री है जिसके अंदर अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और उधर जो है मैक्सिकन इन्फ्लुएंस जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। ये उसकी बिल्कुल बात नहीं है। दूसरा, वेनेजुएला के ऊपर जो थी एक तोपों का रुख जो है हुआ गया और कहा गया कि यहाँ पे जो नार्को टेररिज्म है, नार्को इज़ शॉर्ट फॉर नारकोटिक्स, और नार्को टेररिज्म एक नई एक टर्म जो है दरियाफ्त की गई जिसके ज़रिए वेनेजुएला के ऊपर बहुत प्रेशर था। अब वेनेजुएला जो है वो अपने तौर पे ख़ुद मुख्तार मुल्क है, उसकी अपने ऑयल रिसोर्सेज जो हैं वो रिज़र्व जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा ऑयल रिज़र्व जो हैं वो वेनेजुएला के पास हैं। अब उनकी एक्सट्रैक्शन, अब देखें इस तरह से तो अफ्रीकन ममालिक बहुत हैं, पाकिस्तान खुद अब है जो ऑयल रिज़र्व रखता है, लेकिन ऑयल रिज़र्व होना और उनकी एक्सट्रैक्शन और उनका जो एक्सपोर्ट जो है वो एक अलग चीज़ है। वेनेजुएला जो है वो इस नैच तक है कि वो एक्सपोर्ट भी करता था अपना क्रूड ऑयल जो है। मामलात जो हैं वो इस तरह से अनफोल्ड हुए आज से 2 दिन पहले कि अमेरिका से एक प्रॉपर प्लान और बड़ा प्रिसीजन के साथ एक प्लान जो है वो गया, जिसमें 150 से ज़्यादा एरियल एयरक्राफ्ट्स थे, लैंड फोर्सेस थी, जिन्होंने जाके वेनेजुएला काराकस में जाके बाकायदा अटैक किया। वहाँ पे बॉम्बिंग हुई, वहाँ पे हमें बड़ी चीज़ें नज़र आई, वो मनाजर नज़र आ रहे थे। और फिर कल के रोज़ लेट नाइट ये पता चला निकोलस मडूरो जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं उनको वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया। न सिर्फ ये बल्कि उनकी जो बीवी है सिलिया फ्लोरेस, उनको भी उनके साथ अरेस्ट करके इस वक्त वो न्यूयॉर्क के एक प्रिजन के अंदर मौजूद है। अब ये सारा कुछ जो है उसके बाद मार-अ-लागो में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके अंदर वो थे, मार्को रूबियो थे, और उनके मिलिट्री एक हेड थे जिन्होंने बयानात पेश किए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये बड़ी देर का एक मसला चल रहा था जिसके ऊपर हमने इस किस्म का एक्शन लेना हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि नार्को टेररिज्म और दीगर और चीज़ें जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट के अंदर हो रही हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से इस किस्म की प्रिसीजन जो है एक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया। मार्को रूबियो ने कहा कि उनसे सवाल किया गया कि आपने अपनी जो दीगर जो हल्के हैं गवर्नमेंट के, कांग्रेस हो गया, डेमोक्रेटिक पार्टी होगी, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। वो कहते हैं ये इतना हमें स्विफ्टली और साइलेंटली और कोवर्टली करना पड़ा कि हम किसी को ऑन बोर्ड ले नहीं सकते थे। और वो कह रहे हैं कि हमें इतना इस हद तक पता था कि जो मडूरो था वो खाना किस टाइम खाता है, किस टाइम मूव करता है, क्योंकि ये एक एक्सट्रैक्शन थी। ये इतना ज़्यादा एक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया एक शख्स या 2 शख्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद
ज़ाहिर है इसका एक डिप्लोमेटिक रद्द-ए-अमल जो है वो भी आना था। दीगर ममालिक जो हैं इसके अंदर जो है उन्होंने अपना स्टेटमेंट्स दिए। ज़्यादातर इसके अंदर नेगेटिव चीज़ें आई क्योंकि ये मामला बड़ा डेंजरस है। इसके अंदर सबसे बड़े जो दो मुल्क, जो दो सुपर पावर्स हैं, चीन और रूस, दोनों ने इसकी बाकायदा तौर पर मजम्मत की है। चाइनीज़ तो वहाँ पे आई थिंक कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे वेनेजुएला में, और उसके कुछ देर बाद ये चीज़ हुई है तो उन्होंने भरपूर इसकी मजम्मत की है। रूस ने भी की है। उसके अलावा आपके जो साउथ अमेरिकन स्टेट्स है उसमें चिले है, मेक्सिको है, दीगर और है, उन्होंने भी इसकी भरपूर मजम्मत की है। अमेरिका के अंदर कुछ फ्लोरिडा के अंदर जो वेनेजुएलन्स रहते हैं उन्होंने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया है। बार्सिलोना में एक ख़ासी तादाद रहती है एक्सपर्ट्स की, वेनेजुएलन्स की, उन्होंने भी इसको बहुत सराहा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये एक डिक्टेटर टाइप मूवमेंट चल रही थी यहाँ पे, और इसको उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके हमें मौका दे दिया कि हम थोड़ी देर बाद वहाँ पर मामला स्टेबलाइज होगा तो हम वहाँ चले जाएंगे। इसके अंदर अमरीकी रद्द-ए-अमल जो है वो अब ये है बेसिकली कि अब नाउ वी विल रन वेनेजुएला। लफ्ज़ रन इस्तेमाल हुआ है कि हम अब ये मुल्क चलाएंगे। उसके साथ साथ उनके जो ऑयल के जो रिज़र्व्स हैं और उनकी जो ऑयल की जो कंपनीज़ हैं, यूएस ऑयल कंपनीज़ ने कहा है कि हम इस चीज़ को जाके वेनेजुएलन जो उनका एक ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो इंतज़ाम है ऑयल को अपनी प्रोडक्शन का और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसको यूएस ऑयल कंपनीज जाके ठीक करेंगी। ये उसके नेक्स्ट डे जो है ये बयान आ गया। अब बहुत लोगों ने इस चीज़ को मिला दिया इराक़ के साथ कि जी आपने इराक़ के अंदर वेपन्स ऑफ मैस WMDs की बात की, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की, वहाँ पे जाके आप पहुँचे और वहाँ पे WMDs आपको नहीं मिले, और उसके बाद उनके जो रिज़र्व्स थे उनके ऊपर आपकी नज़र थी। ये मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ जो लोग बात कर रहे हैं, ये मैं खुद अपना ज़ाती बयान नहीं दे रहा। उसके अलावा इसके अंदर जो आपकी ड्रग की, क्योंकि नार्को टेररिज्म आपने कहा कि उन्होंने कहा जी कि बाकी जो कोकेन और बाकी ड्रग्स हैं वो मेक्सिको से चलते हैं, फेंटनिल जो है वो वेनेजुएला से आती है। ये इस बयान के ऊपर किसी किस्म की आपको हतमी चीज़ जो है वो मसूल मैंने बहुत देखा, और दीगर जर्नलिस्ट हैं वो सब ने इसको एनालाइज किया कि जो उसका एपिसेंटर है इस ड्रग यूजेज का, इस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है मेक्सिको। अभी तक मेक्सिको जो है उसकी फेंटनिल की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसकी फेंटनिल की प्रोडक्शन जो है, और उसकी फिर उसको किसी एक ओपियोइड में बनाना और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सारा एक मैक्सिकन मैंडेट है। वेनेजुएला इसके अंदर है ही नहीं। लेकिन एतराज़ और इल्ज़ाम जो है वेनेजुएला के ऊपर ये था, और फिर इतना बड़ा कदम ले लिया गया है अमेरिका की तरफ से कि उनकी जो मौजूदा हुकूमत का हेड है उनको ना सिर्फ अरेस्ट किया बट यूएस सॉइल पे ले गए और वहाँ उनका ट्रायल होगा। इसके ऊपर कानूनी सवालात भी बहुत हैं कि आया एक मुल्क जो है ये कर सकता नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किसी किस्म का इंटरनेशनल लॉ जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी और मुल्क के अंदर जाके आप एक्सट्राडाइट कर लें एक शख्स को, क्योंकि आपकी नेशनल सॉइल पे ड्रग्स का एक इशू था। क्योंकि देखें ना, ये टेररिज्म की मामलात नहीं था इसके अंदर, इराक़ के अंदर तो और चीज़ें थी। ये अब बहुत लोगों ने इसका जो कंपैरिजन है वो इराक वॉर से करती है। अब वेनेजुएला, इराक तो चलें एक हद तक एक इस किस्म की जगह थी जहाँ पे उनकी फ़ौज थी, बहुत सारी चीज़ें थी। वेनेजुएला जो है वो इस तरह से अमेरिका के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, जो मर्जी आप कर लें। एलाइज़ की हद तक आप बात कर लें, इराक के अंदर बहुत और मामला थे। वो खिता जो था उसके अंदर एलाइज़ भी थे, बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन थी। इधर तो ये साउथ अमेरिका की बात हो रही है। अब ये सिचुएशन जो है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक सालसी का जो एक मूड था डे 1 से, ये उसकी तो बाकायदा खिलाफ वर्जी है। हमारे इंडिया पाकिस्तान का मसला हो जाए, ईरान का और इज़राइल का मसला हो जाए, और दीगर और जो मसाइल जो वो कहते हैं उन्होंने हल किए हैं, ये उसकी एक डायरेक्ट खिलाफ वर्जी है। और लेकिन उसके वो एक ब्लैंकेट दे दिया उन्होंने कि नार्को टेररिज्म को रोकने के लिए, और अमेरिका के अंदर जिन लोग, जो ये बात बिल्कुल बजाय कि अमेरिका के अंदर फेंटनिल का इशू बहुत बड़ा है, उससे बहुत लोगों की जानें जा रही हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो उससे अपनी जान खो बैठे हैं। लेकिन क्या ये जवाज़ देता है कि एक मुल्क, एक रियासत दूसरे मुल्क में जाके उनकी रियासत के हेड को उठा के अपने मुल्क में ले और उसका ट्रायल वहाँ होगा? अब वेनेजुएला को अगर अमेरिका रन कर रहे हैं, उनकी नेचुरल रिसोर्स को भी अमेरिका रन कर रहा है, क्या ये एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट तो नहीं है? या फिर अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए, अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए ये एक सही चीज़ है? ये वक्त ही बताएगा। लेकिन एनालिस्ट जो हैं वो दोनों आइल्स पे जो हैं इसके ऊपर बाकायदा कॉन्वर्सेशन करेंगे ये हुआ क्या है।
देखिए, आपने बिल्कुल मेक्सिको की बात की कि वहाँ से जो है वो ड्रग्स आती हैं और वेनेजुएला से आती हैं, या जो कि इल्ज़ाम है इस वक्त अमेरिकन सरकार का। और मेक्सिको जो है वो ज़ाहिर है उसका बिल्कुल बॉर्डर साथ लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि मेक्सिको तो वही मुल्क है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी दोनों टर्म्स में ये वादा किया था कि मैं एक दीवार भी बनवाऊंगा जी। सो अटैक मेक्सिको में नहीं हुआ, अटैक वेनेजुएला में हुआ। और फिर जाहिर है अगेन हमें नहीं पता कि जो फेंटनिल है वो वहाँ से आती थी कि नहीं आती थी, लेकिन फिर उस पर इल्ज़ाम तो ये लगाना था ना, वरना वही बात है कि अगर ड्रग ट्रेड सारी मेक्सिको से हो रही है या ज़्यादातर मेक्सिको से हो रही है तो आप वेनेजुएला क्यों जा रहे हो? क्योंकि फेंटनिल का मैं ये बताता चलूँ कि बेसिकली अमूमी तौर पर ये कोकेन को कट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और कोकेन को और आप जितनी भी चीज़ों के साथ जब कट करते हो तो उसमें होता ये है कि उसकी जो पोटेंसी है वो नीचे जाती है, और वो जाहिर है आप उसको कट करते हो ताकि कोई भी डीलर उसको कट करता है ताकि उसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। अच्छा, मिकदार बढ़ जाती है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। अच्छा, फेंटनिल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ जब आप उसको कट करते हो तो उसकी पोटेंसी कम नहीं होती, लेकिन देखें पोटेंसी कम होने की वजह से तो लोगों की ओडी करने का ख़तरा कम हो जाता है। जब आप फेंटनिल के साथ कट करते हो तो फिर उसके बाद ओडी करने के चांसेस, आपकी जान जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो बड़ा एक गलत किस्म का एक नारकोटिक है जो कि आप अगर उसको प्योर, अगर उसका एक कतरा भी आप सूंघ भी लें तो आप मर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो कम से कम अब ये हकीकत है या नहीं ये तो बाद में आएंगे या जो भी लोग उसको समझें, लेकिन कम से कम इतना बड़ा इल्ज़ाम तो चाहिए था वहाँ पर पर्सनली अटैक करने के लिए। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें कि ये जो पूरी एक ड्रिल थी, इससे आपको ये बिल्कुल जो थोड़े दिन पहले ईरान में हुआ कि ईरान में भी इसी तरह पता ये लगा कि अब ये एक्सट्रैक्शन किस तरह हो पाई है, मुमकिन कैसे हुई, क्योंकि उनके अंदर के बहुत सारे लोग ख़रीदे हुए थे। सो ईरान में भी जो कुछ अरसे पहले हुआ, जो इनिशियल अटैक अमेरिका का हुआ, उसमें भी पता यही लगा कि अमेरिका का जो एक तरीक़ाकार है कि सिक्योरिटी फोर्सेस में से बहुत सारे लोग वो ख़रीद लेते हैं, जो कि अंदर का उनको पूरा बताते हैं, मैपिंग बताते हैं कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, किस वक्त खाता है, किस वक्त पीता है, किस वक्त किस कमरे से किस कमरे में जाता है। सो उनके पास वो सारी चीज़ मौजूद होती है। जहाँ तक बात है दुनिया के रिस्पॉन्स की, मैं बहुत खराज तहसीन पेश करूँगा चाइना को, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने इसको सराहा बिल्कुल नहीं, उन्होंने इस पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया। और हालांकि जिस वक्त ये ख़बर आई ही थी, 2 रातों पहले की बात है ये, तो पूरी दुनिया कह रही थी कि जी इन अमेरिका ने तो जवाज़ दे दिया है कि अब रशिया भी जैसे दिल करे वो वैसे कर ले, और यूक्रेन के साथ, और चाइना ने भी अगर ताइवान के साथ कुछ करना है तो कर ले। अब तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को जवाब दे दिया, लेकिन चाइना ने इसको इंडोर्स करने के बजाय इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जो कि बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक रशिया यूक्रेन की बात है, यूक्रेन के जो सदर हैं, मुझे तो उनका जो बयान है वो, क्योंकि वो माजी में रहे भी स्टैंड अप कॉमेडियन है, मुझे तो वो मज़ाक़ खेज़ ही लगा है। लेकिन बहरहाल उनका बयान ये था कि अब अमेरिका ने क्योंकि एक रिवायत कायम कर दी है डिक्टेटर को रिमूव करने की, तो अब अमेरिका को पता है कि उन्होंने इसके बाद क्या करना है। उनका इशारा रशिया की तरफ, पुतिन की तरफ। एग्जैक्टली। सो ये मेरे लिए वो मज़का खेज़ बात थी। सो बुनियादी चीज़ ये है कि अमेरिका कर गुजरा है वो चीज़ जो कि खौफ रहता था कि वो कर सकता है। देखें, वेनेजुएला में डायरेक्ट अटैक तो शायद पहली दफ़ा किया हो, लेकिन ये बहुत इल्ज़ामात लगते रहे हैं आज से कई दिहाइयों पहले से कि अमेरिका जो है वेनेजुएला की सियासत में मुदाखलत करता है। ठीक है, अब अगेन आपने जिस तरह से कहा कि अमेरिका की ये भी एक तारीख रही है कि वो सियासत में मुदाखलत हो या फिज़िकली जाकर अटैक करना हो, उन्हीं ममालिक में करता है जहाँ पर तेल अमूमन होता है, मतलब तेल या कोई और मादनियात। इनके गोल्ड रिजर्व्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इनकी बड़ी मादनियात इनके पास हैं। एग्जैक्टली, मतलब वही बात है ना कि वो अफगानिस्तान में भी लोग तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का लिथियम था जो कि वो अपने साथ ले गए। मतलब वो एक अपेरेंटली द वॉर दैट US लॉस्ट, nobody knows how much lithium they got out of Afghanistan and took away. So again हम ये अपने पास से नहीं कह रहे, ये सारी वो बातें हैं जो कि इल्ज़ामात हैं। हम सिर्फ चीज़ें खोल के सामने रख रहे हैं कि क्या क्या माजी में होता आया है, क्या क्या इस वक्त हो रहा है, और आप आगे का मंजरनामा इन चीज़ों को जहन में रखते हुए बना सकते हैं। अब जहाँ तक इनकी ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात है, इस वक्त जो ऑयल दुनिया में जिसकी खपत है
उसका तकरीबन 1% जो है वो वेनेजुएला निकालता है। लेकिन अब एक जो जाहिर है, अब आपने जिस तरह फरमाया कि जी अब यूएस ऑयल कंपनीज जाके ये बताएंगी कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम ठीक करेंगे। एग्जैक्टली तो अब उनकी ऑयल एक्सट्रैक्शन कुछ अरसे के लिए बंद कर दी जाएगी ताकि आलमी मंडी में रेट तेल का ऊपर जाए, या उनकी ऑयल एक्सट्रैक्शन जो है वो बढ़ा दी जाएगी, या उनकी ऑयल एक्सट्रैक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कर दी जाएगी टूवर्ड्स यूएस। ये सारी वो बातें हैं जो कि हमें वक्त आने के बाद पता लगेगा जी। अच्छा, और सर इसके अंदर जाते जाते ये भी बात है कि असल में मामला ऑयल का बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ऑयल की भी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक बिल्कुल आपका हार्ड क्रूड ऑयल होता है जो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होता है, या मतलब नीम एक पेस्ट फॉर्म में होता है। फिर आपका मीडियम वाला होता है जो दुनिया भर में एक तरह से यूज़ होता है, और फिर आपका बिल्कुल लिक्विड फॉर्म होता है, उसकी एक्सट्रैक्शन 3 किस्म की होती हैं। अमेरिकन मोस्टली रिफाइनरीज जो हैं, जो ये सॉफ्ट ऑयल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको रिफाइन करने के लिए बड़ी कम है, जो ज़्यादातर लगी हुई है। और आपको पता है ये हमारा भी एक मसला है कि रिफाइनरी को अपग्रेड करना और उसकी पूरी मैकेनिज्म चेंज करना, इट कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो जो हार्ड ऑयल वाला है, क्रूड ऑयल वाला मामला है, वो वेनेजुएला में ज़्यादा है और वो मोस्टली अमेरिकन रिफाइनरीज को सूट करता है। सो ये भी एक एंगल है जो बहुत ज़्यादा कोट हो रहा है। अगेन ये सारी वो बातें अभी अंदाजे मार रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। ये मामलात आगे चलेंगे। अभी मडूरो को इंडाइट भी किया जाएगा, उसके ऊपर फर्द जुर्म जो आयद होगी, उसके बाद एक ट्रायल भी होगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो होनी है, लेकिन एक दफ़ा दुनिया को हिला दिया गया है इस चीज़ से कि बैक टू द ओल्ड बुक वाली चीज़ जो है अमेरिका ने अप्लाई की है एक ऐसे प्रेसिडेंट के साथ जो हैं तो ओल्ड स्कूल, लेकिन उनके बयानात जो थे वो बिल्कुल इससे बरक्स थे। जी बिल्कुल। एक तो मिलिट्री माइट जो यूएस की है उसने अपनी शो ऑफ पावर की है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, अब जो नई वहाँ पर हुकूमत बनेगी उससे भी आपको पता लगेगा जब बनेगी कि आगे के मंजरनामा किस तरह का होगा। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि अब जो तेल का रेट है वो मतलब हम जैसे ममालिक की नज़रें जो है वो उस तरफ जुड़ी रहती हैं, क्योंकि उस एक चीज़ की वजह से हमारी फॉल्ट लाइन है वो। एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल सर। लेट्स सी लॉट ऑफ ग्लोबल स्पेक्ट्रम पे बहुत चीज़ें हो रही हैं। ये एक मुल्क का एक मुल्क से मुकाबला या एक एक्सट्रैक्शन वाली बात नहीं है, ये पूरी दुनिया को चीज़ जो है इफ़ेक्ट कर सकती है। जैसे इस पर अपडेट्स होगी हम अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर आपको पता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम एक नज़र रखते हैं क्योंकि हम फैंस हैं और हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जो मामला आते हैं उनके अंदर कड़ी नज़र रखी है, लेकिन अब हम सबसे ज़्यादा मज़ा आप और मैं जो है वो ले रहे हैं इस वजह से क्योंकि जो आइनी मामला आते हैं वो चलेंगे आइनी अदालत में और सुप्रीम कोर्ट जो है और चीज़ों को टैकल कर रही है। तो सर एक तो बाकायदा जो आपके होते हैं मुकदमात, उनके अंदर एक उस मुकदमात के ज़रिए एक ऐसा फ़ैसला आ जाता है जो कि पूरे एक अवाम के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाता है। अभी हमने 2-3 ऐसे फ़ैसले जो हैं उनको डिस्कस भी किया। अब एक नई चीज़ सर हुई है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है बारीकियों में चलना शुरू हो गया। अब एक ये मुकदमा था जिसके अंदर किसी की मुबैना तौर पे शूटिंग का मामला था, किसी को गोली मारी किसी ने और उनकी बेल की हेयरिंग थी और उसके ऊपर से जो जस्टिस जमाल मंदोखेल है वो गुस्सा हो गए पंजाब पुलिस से, सॉरी नॉट गवर्नमेंट से नहीं, पंजाब पुलिस से, माजरत। पंजाब पुलिस को वो ये कहते हैं कि जी जो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अब वो सर हर केस की ना एक बुनियाद होती है और वो कोई अदालत नहीं लिखती, वो कोई वकील नहीं लिखता, वो आपके मुतलका थाने में जाके कोई पुलिस एहलकार जो है वो उसको ड्राफ्ट करते हैं और लिखते हैं। अब ये चीज़ जो थी ये कागज़ी थी, बड़ी देर तक एक रजिस्टर के ऊपर लिखी जाती थी और वो आगे चलती थी। उसके बाद इसको फॉर्मलाइज़ किया गया, इसको डिजिटाइज़ किया गया, अब जो है वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के लिखी जाती है। लेकिन मंदोखेल साहब जो हैं वो इसके ऊपर भी तनकीद कर रही हैं। वो कह ये रही कि पंजाब पुलिस एक पैटर्न में आ गई है, वो एक ही पैटर्न की FIR जो है वो बार बार लिखती है। ये पहला उनका एतराज़ है। उसके अंदर वो ये भी कहते हैं कि अगर आपने किसी और सूबे की जाके आप पढ़ लें
FIR तो उसके अंदर कोई सोच है, उसके अंदर कोई किसी किस्म की रिसर्च है, उसके अंदर किसी किस्म के केस की एक किसी बनावट जो है वो बड़ी अच्छी है कि बाद में अदालतें जो हैं उनको किसी मुलजिम को रिहा नहीं करना पड़ता उस बेसिस पे। और पंजाब की केस में उनको मुलजिमों को रिहा करना पड़ जाता है क्योंकि FIR इतनी कमज़ोर होती, कच्ची लिखी जाती है। अब उसके अंदर वो ये भी कहते हैं कि जी आप पंजाब पुलिस की एक बड़ी अजीब सी आदत है कि वो एक ही FIR के अंदर जब किसी मुलजिम का नाम लिखते हैं या किसी एक शख्स का नाम लिखते हैं तो उसके दीगर ख़ानदान के लोग जो है उनका भी नाम लिख देते हैं। वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं उनके मोबाइल फ़ोन मिल जाते हैं, उनको ट्रेस करके वो नाम भी ऐड कर देते हैं उसके अंदर। तो FIR की जो बेसिक उसका मंतक है या उसकी कोई एक बेसिक अप्रोच जो है वो जो है वो अब वो लूज़ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। वो कह ये रहे थे कि आप अपने आप को दुरुस्त करें क्योंकि फिर तनकीद कोर्टों की तरफ होती है कि जी कोर्ट ने किसी मुलजिम को रिहा कर दिया। अब कोर्ट जो है वो तो सर कानून और आइन के ऊपर एक कायम है ना कि भाई उन्होंने उसी को फॉलो करना है। अब उसके अंदर अगर बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल रहा है किसी मुलजिम को तो वो कोर्ट ने उसको देना है और वो कोर्ट उसको हमेशा देगी। उस चीज़ में किसी को बेल मिल जाती है, किसी की रिहाई हो जाती है, कोई बरी हो जाता है उस चक्कर के अंदर। और लेकिन वो तनकीद इस चीज़ पे कर रही है कि पंजाब पुलिस जो है वो अपने मामलात जो है इस पर्टिकुलर चीज़ में FIR की हद तक जो है इसको दुरुस्त फरमाए। जी बिल्कुल, ये बात जस्टिस मंदोखेल साहब की बिल्कुल ठीक है और आई एम ग्लैड कि उन्होंने ये अदालत के मतलब पोडियम पे बैठ के ये बात की है। उसकी वजह ये है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आहिस्ता आहिस्ता हकीकत लोगों पर, आवाम पर आश्कार हो चुकी हुई है। अब आजकल जो है ना यहाँ तमाम मोहल्लों में, दोस्तों यारों में, रिश्तेदारों में कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जिसको FIR लिखवाना जो है वो बैक वक्त साइंस और आर्ट है। सो कोई ना कोई आपका जानने वाला ज़रूर होता है जिसको अब आप कंसल्ट करते हो। आप सिर्फ पुलिस के रहमो करम पे ये चीज़ नहीं रहने देते। मतलब एक तो तरीकाकार तो ये है कि आप एप्लीकेशन लिखवाने गए, उधर मुहर्रर ने आपसे पूछा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसने आपको थोड़ा सा वो किया, इंटेरोगेट किया, आपसे जो चीज़ निकली उसने लिख दी, उसका आपको से साइन करवा लिया कि देखें यही आप कहना चाह रहे हैं ना, और दर्ज हो गई। उसके बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब जो है दर्ज करने से पहले कहा जाता है कि मतलब किसी को फ़ोन करें, पूछें, बुलाएं, पढ़ाएं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक केस था और उसमें इसी तरह गोली चलने का वाक़या था और वो जब लिखवाने गए तो इससे पहले कि उस पर साइन किया जाता तो एक बुज़ुर्ग को फ़ोन किया गया और उन्होंने कहा कि ये तहरीर सुन लें और देख लें और फिर बताएं। तो उसमें लिखा था कि गोली कितने बजे चली, तो उन्होंने कहा जी 5:45 में। तो वो जो एक्सपर्ट साहब थे उन्होंने उसी वक्त कहा कि इसको चेंज करो। अगर ये साबित हो गया कि 5:45 नहीं था, 5:44 था या 5:46 था, तो तुम अदालत में कच्चे पड़ जाओगे। और बेसिकली जो वकील होता है वो वकील का काम ही ये होता है क्रिमिनल केसेस में कि जो एक विटनेस है उसने उसकी किसी एक बात के ऊपर अंधेरा कर देना। जब अंधेरा हो जाएगा ना किसी एक चीज़ के ऊपर तो फिर वो बड़ी आसानी से साबित कर सकता है जज को कि जी ये जो बाकी बातें कर रहे हैं उनके बारे में भी हम श्योर नहीं हो सकते कि ये ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। सो उन्होंने कहा कि ये 5:45 को ख़त्म करो और इस पर लिखो कि असर से मगरिब के दरमियान किसी वक्त गोली चली। ठीक है, क्योंकि आप 5:45 नहीं पूरा कर सकोगे, प्रूव कर सकोगे। सो ये बिल्कुल चीज़ें हैं। दूसरे सूबों का जो जिक्र किया गया उसमें नेमली ये बताना चाहिए कि KP का जिक्र हुआ कि KP में पुलिस बेहतर है। ये बल्कि आपको याद होगा 2018 में जब वो खान साहब की हुकूमत आई तो उस वक्त 18-19 के अंदर एक रिपोर्ट छपी कि KP पुलिस की जो कारकर्दगी है वो बाकी सूबों से बेहतर है। उसके ऊपर PTI ने विक्ट्री लैप लिया। हम तब भी यही कहते थे कि इसमें PTI का कोई कमाल नहीं है। ये 1 साल के अंदर उन्होंने पुलिस ठीक नहीं की। KP की पुलिस हमेशा से बेहतर है और वो आज भी बेहतर है। और वो क्यों बेहतर है, मेरी उसके बारे में थ्योरी ये है कि वहाँ पर ज़्यादा लोगों के पास अपना वेपन होता है और इसलिए जो है वो पुलिस से लेके तमाम जो इदारे महकमे हैं वो थोड़ा सा केयरफुल होते हैं कि जी यहाँ पे हम किसी को बहुत ज़्यादा ऑफेंड नहीं कर सकते, किसी का हक बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केसेस में नहीं मार सकते। उसकी वजह ये है कि वो आगे से गुस्से में आके कुछ कर सकता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में गन कंट्रोल और दीगर चीज़ें बड़ा कंट्रोल है, यहाँ पर मुझे लगता है कि उसकी वजह से लोगों के साथ ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है। ये पुलिस को ले लें, अदलिया को ले लें, और चीज़ों से ले लें। सो बुनियादी बात ये है कि इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है।
ये तो हम क्रिमिनल जो गोली चलने का वाक़या है, किसी के ज़ख्मी होने का वाक़या है, चोरी डकैती का वाक़या है, ये तो चलें आप कहें कि बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं। बात ये है कि जो एक लेन देन का मामला होता है, जो एक किराएदार और मालिक मकान का मामला है, यहाँ पर तो उस पर इंसाफ नहीं मिलता या वो इतना डिले हो जाता है। अब हम पूरी दुनिया से चाह रहे हैं कि वो इधर इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट कैसे हो, मतलब अगर सबको ये पता हो कि जी अगर लीगल इशू होगा तो बहुत ही कम इम्कान है कि मुझे रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर इन्वेस्ट कौन करना चाहेगा, ना लोकल करना चाहेगा ना फॉरेनर करना चाहेगा। सो ये बहुत ही ज़रूरी अमल है कि यहाँ पर इस चीज़ को बेहतर किया जाए। और हम पूरी दुनिया की मिसालें देना तो एक तरफ, आपके पास एक सूबे की जब मिसाल है तो इसका मतलब इस मुल्क में ये मुमकिन है कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाई जा सके, तो ये लानी चाहिए। बिल्कुल सर। अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो के ऊपर ना एक A to Z वाली बात नहीं हो रही कि जी यहाँ से शुरू हुआ यहाँ हम ख़त्म कर रहे हैं इस चीज़ को। वो अब उसकी ना बीच की जो बातें हैं उनको भी कर रहे हैं। देखिए जैसे उन्होंने एक केस सुनते हुए बेल्स के ऊपर बात की और उन्होंने कहा इसके अंदर और भी बातें थी, डिजिटल मीडिया और तस्वीरात वगैरह का भी एक तस्वीर का भी एक जिक्र था, वो एक अलग बात है। लेकिन मेनली उन्होंने पंजाब पुलिस को एक दफ़ा रगड़ तो दिया ना, एक दफ़ा उन्होंने कह तो दिया कि जी यार आप अपने आप को ठीक करें। अब अगेन सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो तमाम मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उन्होंने एक पुलिस डिपार्टमेंट को इसके ऊपर निशानदेही करती कि ये आप ठीक हो जाए। अब ज़ाहिर है सर ये बात जो है एक सुप्रीम कोर्ट का जज ये बात कर दे तो ये तो पूरी पंजाब पुलिस की IG से लेकर चीफ मिनिस्टर तक बात गई होगी ना, और उसके ऊपर कोई ना कोई पेशरफ्त जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो गया मंदोखेल साहब का बयान, आने वाले दिनों में अगर ऐसा कि एक और केस आ जाए या किसी लोअर कोर्ट में केस आ जाए तो मंदोखेल साहब पर कोर्ट हो सकते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट में ये बातें चल रही हैं कि आप FIR सही नहीं करते, देखें यहाँ पे भी ये मसले हैं। तो ये दिस विल ऐड टू द प्रेशर और फिर CM ऑफिस एंड पंजाब पुलिस जो है फिर बाउंड होंगे कि इस निज़ाम को ठीक करें। तो सुप्रीम कोर्ट की सर बात जो है हमेशा मैं कहता हूँ कि उसकी ना जो वेव्स होती हैं, उसकी जो रिपल्स होते हैं वो दूर तक जाते हैं। जी बिल्कुल। और आजकल वो एक और भी मसला चल रहा है, एक और जज साहब की मैं वो सुन रहा था, वो इतने को खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि जी हम आला अदलिया नहीं रहे, हाँ। अब आला अदलिया कोई और है। जाहिर है उनका इशारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ होगा जी। तो आप ब्रेक लेने, मुझे लगता है आपके पास वक्त कम है, इसके बाद हम इसको सर मैं इसको खत्म करते हैं। वो नैब की हियरिंग चल रही थी, नैब के वकील ने कहा, उन्होंने कहा जी सिग्नेचर का फोरेंसिक करा लें। उन्होंने कहा जी फोरेंसिक तो कोई अदालत कहेगी, तो कहते हैं हम भी तो अदालत ही हैं। हम वो कहते नहीं, वो वकील कहता है नैब को कि आप आला अदली हैं, कहते हैं अब आला अदलिया नहीं है हम। तो सर ये भी एक टसल जो है वो चल रही है। बट चलें सर, सुप्रीम कोर्ट जो है विल रिमेन इन द न्यूज़ एंड हम उसको हमेशा डिस्कस करें। उनके जो अच्छे फैसले होंगे, उनके जो बाकायदा तौर पे चीज़ें जिनके ऊपर मुल्क के अंदर एक फ़र्क पड़ता है, वी विल ऑलवेज डिस्कस इट। अब जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं और सर चाइना की तरफ चलते हैं। सर चाइना के अंदर एक पॉपुलेशन कंट्रोल का निज़ाम जो है बड़ी सालों से चलता आ रहा है, उसकी तब्दीलियाँ हुई हैं। और बेसिकली जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उन्होंने जब तब लगाई थी जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और वन चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर बहुत ओपिनियंस उसके ख़िलाफ़ थे। बहुत ज़्यादा चाइनीज़ लोग जो थे उन्होंने मुल्क छोड़ा भी इन ऑर्डर टू डू मल्टीपल, उनको चिल्ड्रन अगर चाहिए थे। लेकिन उसके बाद चाइना के अंदर एक और मसला हो गया, जब चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जब चाइना बहुत बढ़ गया, अपने साइज़ इतना ज़्यादा हो गया, तो आपको जो आपकी इकोनॉमी का साइज़, आपके मुल्क का साइज़ में एक फ़र्क हो तो आपको लोग ज़्यादा चाहिए। लोग क्यों चाहिए? लोगों ने प्रोडक्शन करनी, लोगों ने काम करना है। ऐसी ऑटोमेशन अभी दुनिया में अचीव नहीं हुई कि ये लोग हमें नहीं चाहिए, हमें लोग चाहिए मशीनें बनाने के लिए। ऐसा भी हुआ नहीं। सो चाइना ने सिर्फ एक नई पॉलिसी जो है वो बनाई है। अब ये मार्क करती है 10 साल। 2015 में ये मामला शुरू हुए थे कि वन चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर रिलैक्सेशन होती थी कि अब आपको इजाज़त है कि आप और बच्चे पैदा करें। लेकिन उसके साथ साथ लोग जो हैं वो अपने एक और चीज़ में थे, एक और चीज़ जो है वो कैचअप कर गई कि लोग जो है वो वर्क ओरिएंटेड हो गए। लोग जो उन्होंने अपने कारोबार कर लिए, लोगों ने पैसे कमाना शुरू कर दिए। तो जब पैसे कमाना आप शुरू कर देते तो उसके अंदर दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रोक्रिएशन का एक आइडिया है वो कम होना शुरू होती है। जापान इसकी एक मिसाल है, साउथ कोरिया इसकी एक मिसाल है, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, एल्डरली बढ़ रहे हैं और यंगर लॉट कम हो रही है। इसके लिए चाइना ने बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश की, मोटिवेट करने के लिए लोगों को। लेकिन उन्होंने जो ये वाला स्टेप लिया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं
बेसिकली कॉन्डम से लेकर दीगर और चीज़ें जो कॉन्ट्रसेप्टिव आपके मेजर्स हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उनके ऊपर उन्होंने टैक्सेशन बढ़ा दी है। वो टैक्स फ्री प्रोडक्ट होता था, अब उनको हेविली टैक्स करने का फैसला किया गया है सो एज टू डिस्करेज उनकी खरीदो फरोख्त। अब ये कितना इफेक्टिव होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चाइना के अंदर एक ये इशू पड़ गया और दुनिया भर के अंदर ये कई मुल्कों में एक इशू है कि आपकी जो रिप्रोडक्शन है और बच्चे जो हैं वो पैदा कम हो रहे हैं और लेकिन ज़रूरत जो है उनकी बढ़ती जा रही है। जी सर, देखें ये तो मेरे ख्याल में इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो जब उनका लोगों का जब उनके ख्याल में बच्चे पैदा करना बेहतर अमल है, जब तक ये उनका मिजाज नहीं बदलता अब तब तक, मतलब आप देखें कि सिगरेट के ऊपर जिन मुल्कों ने जितनी मर्जी हैवी टैक्सेशन कर दी हो, उससे लोगों ने सिगरेट पीना तो बंद नहीं किया। सो बुनियादी बात ये है कि अब ज़रूरत है उनको बच्चे पैदा करने की, बिल्कुल ठीक है, अब वो कोशिशें कर रहे हैं और एक दिन वो कामयाब हो जाएंगे, लोगों का जो है ख्यालात बदल जाएंगे, वो बच्चे पैदा करना शुरू कर देंगे। जिस वक्त उन्होंने ये पाबंदी लगाई थी, वन चाइल्ड पॉलिसी कायम की थी, तब उस वक्त मुल्क की वो ज़रूरत थी। मतलब आप ये देखिए ना कि अगर चाइना उस वक्त ये ना करता तो चाइना ने आज जितनी तरक्की की है वो ना कर पाता। ये हमारा केस देख लेना कि आपका जितना ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का उतना या उससे ज़्यादा आपका ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का। अब आपके पास जो फिस्कल में पैसे बचते हैं उसमें आप बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते, उसमें आप बच्चों को स्किलफुली नहीं कर सकते, उसमें आप उनकी सेहत का ख्याल ही नहीं रख सकते, तो कैसे वो तरक्की कर सकता है आपका मुल्क। सो यहाँ पर भी जब तक आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नीचे नहीं जाएगी ये मुल्क तरक्की करना नहीं शुरू होगा। हाँ, जब एक दफ़ा वो नीचे जाएगी, ये मुल्क तरक्की करना शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है 40 साल बाद आपको पाकिस्तान में भी ये मसला मिले कि जी अब मुल्क तरक्की कर गया है, अब वी नीड मोर पीपल, तो उसके बाद फिर आप उसको रिलैक्स करना शुरू कर देंगे। तो ये तो एक साइकिल जो है मेरे ख्याल में इट मेक्स परफेक्ट सेंस। इस पे जो लोग कर रहे हैं ना कि गौचा देखा चाइना ने कितना गलत किया था वन चाइल्ड पॉलिसी, तब उनके लिए ठीक था। देखिए अगर तो उन्होंने तब मामलात जो थे वो इस तरह से किए थे, तो उसके बाद चाइना ने तरक्की की ना, तो वो पॉलिसी ठीक थी कि जी हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, इकोनॉमी बढ़ाएंगे। अब ये अगेन सर यहाँ पे ये डिस्कशन करना बड़ा मुश्किल है ना कि जी ये पॉपुलेशन कंट्रोल का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा टैबू है यहाँ पे आप उसको इतनी फ्रीली कर नहीं सकते। मतलब आप मीडिया तो छोड़ें, आप घरों के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते विदाउट कि कोई शख्स आपके ऊपर तनकीद कर दे, ना सिर्फ तनकीद करे बल्कि आपके साथ आके हत्ती भी हो सकता है कोई जी कि आपने ये मेरा बुनियादी जो इंसानी हक है ये कोई रियासत तो कोई हुकूमत तो कोई नहीं ले सकता। तो इसके ऊपर डिबेट तो यहाँ पे छोड़े, यहाँ पे तो घरों में कॉन्वर्सेशन इसके ऊपर हो सकती। तो अगेन ये जैसे आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर कभी गुफ्तगू करनी पड़ेगी, हुकूमतें कर रही हैं। साकिब निसार साहब से लेके आज दिन तक लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि बड़े ताकतवर लोग हैं जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन वो कोई इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसी लेकर आए इस चीज़ के ऊपर, बर्थ कंट्रोल के ऊपर, तो वो मैंने तो उस तरह से नहीं देखी जो इफेक्टिव हो। वैसे को उन्होंने काम करवाना हो इस मुल्क के अंदर कि जी आपने ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, स्मॉग से लेके हर चीज़ वो करवा लेती होती है गवर्नमेंट। इसके ऊपर गवर्नमेंट भी ना थोड़ा सा डबल एड खेलती है कि जी कह तो हम रहे हैं लेकिन पीछे हमें पता है कि ये करवाना जो है ना इसका फॉलोअप बड़ा स्ट्रिक्ट होगा। जी बिल्कुल, और हुकूमत तो जाहिर है आप उससे कभी भी उम्मीद ना रखें कि वो इसमें कुछ करेगी। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में हकूमती जो सेटअप है वो इस तरह से इंसेंटिवाइज्ड है कि जिस सूबे में ज़्यादा लोग होंगे उनको ज़्यादा बजट एलोकेशन होगी। तो यहाँ पर कौन चीफ मिनिस्टर चाहेगा कि उसकी आबादी कम हो जाए? यहाँ पर तो चीफ मिनिस्टर्स चाहेंगे कि आबादी बढ़े। सो ये जब तक आप इंसेंटिव ठीक नहीं ना करते, आप इंसेंटिव को जोड़ें तरक्की के साथ, आप इंसेंटिव को जोड़ें ज़्यादा जीडीपी के साथ, आप इंसेंटिव को जोड़ें ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ, आपने आबादी के साथ जोड़ दिया है, तो ये तो मामला आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में कुछ बात करेगी या कोई वो टोकन टाइप कुछ बात कर देंगे, बयान दे देंगे, लेकिन कुछ हतमी तौर पे करेगी, सवाल ही नहीं पैदा। सर हर मंशूर अभी देखें, अभी इलेक्शन ताज़े गुजरे हैं, हर मंशूर का तक एक फुटनोट तो था ना, हिस्सा तो था कि जी पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। उसके बाद से कितनों ने इसके ऊपर बात की है ये तो हकीकत बयान करती है। लेकिन अगेन आप 24-25 करोड़ तक पहुंच गए हैं और आपका बेसिकली अगर कोई मुझसे चाहता है ना कि हम इस शो पे इकोनॉमी की कम बात करते हैं, लेकिन अगर एक फैक्ट आपने कभी ड्राइंग रूमों में बैठ के या रिश्तेदारों के सामने कोट करना है ना, वो बड़ा आसान सा एक फैक्ट है कि जी पाकिस्तान इतने पैसे नहीं कमा रहा जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये सीधा फैक्ट है और
ये नहीं है कि ये हमारा अपना इंटरनल को हमने बनाया, ये दुनिया भर में माना जाता है आबादी के तनासब से एक मुल्क कितना पैसे बना रहा है। ये इसी तरह एक छोटा हाउस होल्ड ले लें आप, जहाँ पे आपकी एक न्यूक्लियर फैमिली जो है वो मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं और उस पर बिल्कुल तनख्वाहें शायों की बेसिस पे सब सिस्टम चल रहा है। अब आपने कहा कि वी वांट अनदर किड, उसके लिए आपने इनकम बढ़ानी होगी अपनी। ये नहीं हो सकता कि आप इनकम ना बढ़ाएं और बच्चा कर लें, दैट इज़ इररिस्पॉन्सिबल नंबर 1, क्योंकि आप तीनों को सेम तरह नहीं पाल सकते। यहाँ पे एक बहुत ही मैक्रो लेवल पे ये चीज़ जो है होती जा रही है कि मुल्क जो है उस तरह से तरक्की नहीं कर रहा इकोनॉमी वाइज, लेकिन आबादी जो है बढ़ रही है। सर ये एक बेसिकली सर आपके आखिरी कमेंट सर जल्दी से। देखिए, पाकिस्तान हर 5 साल बाद एक छोटे मुल्क जितनी आबादी ऐड कर देता है और अगेन आपका अपना इकोनॉमिक स्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाएगी। अगेन सर ये एक बड़ा टॉपिक है, हमने आज इसको चाइना के हवाले से डिस्कस किए, आने वाले दिनों में हम इसको ज़रा एलैबोरेटली डिस्कस भी करेंगे। इजाज़त लेते हैं, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।